हेलो बच्चों। वेलकम टू ग्लोबल स्टडी एसके में आपका स्वागत है। आज जीवों में जनन कैसे होता है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, उसका आज जो है सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने दे दिया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी दे दिया जाएगा। और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं ताकि आप सभी वीडियो को क्रम वाइज पढ़ सकें और सभी महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं उनके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लिस्ट में दिए गए हैं। तो आइए आज सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है परागण तथा निषेचन में अंतर। परागण और निषेचन में अंतर हम तब देखेंगे, पहले हम ये जानें कि परागण क्या होता है। और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया, फिर हम बता रहे हैं परागण होता क्या है। देखिए परागण क्या होता है। परागण जो है, मान लीजिए दो पुष्प हैं, एक पुष्प ये है और दूसरा पुष्प आज मान लीजिए ये है, ये दो पुष्प हैं, ठीक है। और मान लीजिए आप ये वाला जो है मेल है और ये वाला फीमेल है, यानी कि ये वाला जो है नर है और ये वाला मादा है, ठीक है। यानी कि ये पुरुष ये स्त्री, ठीक है। तो ये क्या है, परागण में क्या होता है, परागण में जो नर के युग्मक कौन से होते हैं, पुष्प के परागकण कौन से होते हैं, परागकण। तो इसके परागकण क्या होते हैं, स्त्री केसर पहुंच जाते हैं। ये फीमेल पार्ट है ना, ये वाला फीमेल पार्ट है ना। और इसके स्त्री केसर पर जब पहुंच जाते हैं तो उसे जो इसके परागकण यानी कि नर वाले युग्मक के इसके परागकण या स्त्री केसर जब जाते हैं तो इसको ही यहाँ से परागकण का यहाँ जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता। परागकण का स्त्री केसर पर जाना यानी कि है ना, परागकण का है ना परागकोश से, ये परागकोश होता है नर वाले, परागकोश से इस स्त्री केसर पर जाना ही क्या कहलाता है, किसका, परागकण का जाना। यहाँ से क्या जाएगा, परागकण जाएगा, ऐसे करके परागकण जाएगा कहाँ से, परागकोश से, तो वो कहलाएगा परागण, है ना। और इसके अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, जल के द्वारा, है ना, हवा के द्वारा, मानव के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, अलग अलग माध्यमों से ये किसी में चिपके परागकण जो है एक माध्यम से एक जगह स्थान से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो एक स्थान से दूसरी जगह जा रहा है यानी कि परागकोश से स्त्री केसर पर जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, पुष्प के ये कहलाएगा परागण, ठीक है, ये कहलाएगा परागण। अब आता है निषेचन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि निषेचन क्या होता है, निषेचन के बारे में हम देखते हैं। देखिए निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, आप मान लीजिए ये युग्मक है, ये स्त्री केसर का युग्मक है और ये पुंकेसर का युग्मक है, यानी कि ये वाला फीमेल लाल वाला और नीला वाला मेल। तो जब ये दोनों युग्मक मिलते हैं, ठीक है, जब ये दोनों युग्मक मिल जाएंगे ऐसे करके, जब ये मिले तो इन दोनों युग्मकों का मिलना ही, है ना, आपका इन दोनों युग्मकों का मिलना ही क्या कहलाएगा, तो दोनों युग्मक का ऐसे मिल जाना ही क्या कहलाएगा, इन दोनों युग्मक का मिलना ही क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। अब ये दोनों युग्मक क्या मिल जाएंगे आपस में, और जब ये मिलेंगे तो इसको ही बोलेंगे निषेचन। इन दोनों युग्मों का मिलना ही क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। समझ गए। तो हमने परागण तथा निषेचन के बारे में जान लिया। अब हम इनके अंतर के बारे में पढ़ते हैं। बहुत आसानी से, बहुत आराम से पढ़ाएंगे, आपको सब चीज़ बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो हम पढ़ते हैं परागण के बारे में, ठीक है, क्या क्या है अंतर इनमें, ठीक है। आइए देखते हैं। परागकोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र, जिसे बोलते हैं स्टिग्मा, किसके, स्त्री केसर के पहुँचने की क्रिया जो है वो परागण कहलाती है ना। जो परागकोश हमने बताया था उसके स्त्री केसर पहुँचाना, यानी कि उसके वर्तिकाग्र पर पहुँचाना, पहुँचता है ना परागकण, उसे बोलते हैं परागण या पोलिनेशन। परागण प्राय कीट, है ना, बताया, कीट, वायु, जल, पक्षी आदि के माध्यम से, बहुत माध्यम हो सकते हैं, होता है।
यह क्रिया निषेचन से पहले होती है। या क्या ये बाहर होता है, एकदम बाहर कुछ चीज़ पहुंच रही है तो निषेचन से पहले होती है। अब देखते हैं निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया, हमने कहा दो गोले से हमने बनाए थे ऐसे करके, एक है ना, और दूसरा मैंने बनाया था ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लो ऐसे करके। हाँ, तो ये इन दोनों को क्या है, मिलने क्रिया। अगर ये दोनों अगर मिलेंगे ऐसे करके, इसके अंदर दोनों मिल गए तो ये क्रिया क्या है, ये निषेचन कहलाएगी। ठीक है, ये कहलाएगी। ठीक है। हाँ, उच्च पादपों में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने के कार्य पराग नलिका की करती है। उच्च में पराग नलिका होती है, उसके द्वारा ये होती है। यह क्रिया परागण के बाद होती है। निषेचन जो होती है क्रिया परागण के बाद। भाई जब परागकण किसी माध्यम से इस वो वर्तकाग्र पर पहुंच जाएगा, फिर क्या होगा, फिर जो जब उसके स्त्री के जो उसके अंडाशय से यानी मिलेगा तो उसके यानी कि जो स्त्री की युग्मक है यानी कि हैं और जो पुरुष के युग्मक है, जब दोनों मिलेंगे तभी तो निषेचन होगा। और उससे पहले जो परागण क्रिया थी वो मिलाने का कार्य कर रही थी। ठीक है, तो परागण जो होता है निषेचन से पहले होता है और निषेचन परागण के बाद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, स्वपरागण और परपरागण क्या है। देखिए स्वपरागण और परपरागण क्या है, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बहुत आसानी से बता भी दिया है पार्ट में। ठीक है, और देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए मैं लिया है इसको। देखिए आप, ये देखिए आप 11 और 16 और 15 में ये आया भी है। देखिए स्वपरागण क्या है, मैंने अभी आपको बताया, फिर मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए ये एक पुष्प है, सॉरी, ये एक पुष्प है और दूसरा पुष्प आपका है ये। ठीक है, तो अब आप देखो कि मान लीजिए ये है आपका मेल, ये है फीमेल, यानी कि है ये पुरुष है और ये स्त्री है। तो क्या हुआ, मान लो पुष्प है, ठीक है, मान लो ये एक पुष्प मैंने ले लिया, ये पुष्प एक है। ठीक है, अगर इसका ही स्त्री के एक ही पुष्प के, है ना, परागकोश से और उसी के स्त्री केसर पे या वर्तकाग्र पर जो है परागकण जाता है तो ये स्वपरागण, क्योंकि वो खुद के पुष्प जा रहा है। लेकिन क्या हो जाए कि खुद के पुष्प के ना जाकर मान लो दूसरा, मान लो हमने बना दिया है, ये बना दिया स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर को उसी रंग से ले लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये दूसरे पुष्प का स्त्री केसर मैंने ले लिया है। ठीक है, तो इसका पुंकेसर भी होगा, यानी कि मेल पार्ट भी होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक ही एग्जांपल लेके। तो क्या करेंगे हम, अगर इसका जो हम ये जा रहा था ना यहाँ से, ये यहाँ से जा रहा था तो स्वपरागण। लेकिन अगर इसका परागकण इस पे न जाकर सीधे इस पे चला जाए, दूसरे पुष्प पे, ये है पुष्प दूसरा, तो ये कहलाएगा परपरागण। ठीक है, यानी कि अगर एक ही पुष्प के वर्तकाग्र पर चले जाएं तो वो तो कहलाता है स्वपरागण। लेकिन दूसरे पुष्प के एक पुष्प का परागकण जा रहा है तो वो कहलाएगा। अब इस वाले पर जा नहीं रहा तो ये जा रहा है इस वाले पर, तो ये कहलाएगा परपरागण कहलाएगा। ठीक है, चलो इसको आप देखते हैं क्या इनमें भिन्नता है, क्या है, आइए इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण और परपरागण में हम अंतर देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या अंतर है। एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचने को स्वपरागण कहते हैं ना। उसे एक ही पुष्प के है ना, और या उसी पौधे के, तो भैया या दूसरे पौधे पे जा रहा है तो ना, तो वो जनरेशन तो सेम ही होगी। ठीक है, स्वपरागण कहते हैं। हो गया क्लियर, मटर है। पुष्प द्विलिंगी होते हैं, संकर ओज अनुपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्प द्विलिंगी होते हैं और इनमें क्या है, संकर प्रजाति यानी कि हाइब्रिड उत्पन्न नहीं, क्योंकि वो अपने ही स्वपरागण हो रहा है, उनके अपने ही जनरेशन के अपने ही उस पर पुष्प पे जा रहे हैं। लेकिन परपरागण क्या होता है, एक पुष्प के परागण उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प वर्तकाग्र पर पहुंचने को परपरागण कहते हैं। परागण कणों का अधिक अपव्यय होता है। इसमें क्या सिस्टम है, मान लीजिए कोई एक मटर का पौधा है, एक लगा हुआ बौने वाला, एक लगा हुआ है लंबा वाला। ठीक है, तो उसका पुष्प
लंबे वाले पुष्प के उस पर चला गया तो ये परागण कहलाएगा। लेकिन बौने वाले पुष्प पे उसी पुष्प जा रहा है, बौने वाले पे ही, अपने खुद के पुष्प पे, तब वो कहलाएगा स्वपरागण। ठीक है। इसमें क्या है, एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं, संकरोज उपस्थित होते हैं। संकरोज क्यों, जब दूसरे पुष्प जाएगा तो संकर प्रजाति होगी। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ओके, चलो चलते आगे। भाई छोट बौने वाले और लंबे वाले से हाइब्रिड हो रही है, जनन उसका प्रजनन हो रहा है, तो संकर प्रजाति तो होगी। आइए देखते हैं पुरुष के जनन अंग के बारे में क्या है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने इसलिए पूरा लिया है ताकि हम पहले क्वेश्चन को समझ सकें। देखते क्या है क्वेश्चन। आप कह रहा है पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। आपका आएगा 2012 और 2014 में पूछा भी गया है। मानव के नर जनन तंत्र स्वच्छ नामांकित कीजिए, यानी स्वच्छ रूप से एक नामांकित भी कीजिए। ठीक है, तो हम देखते क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं इसमें। हम नर जननों को निम्न भाग देते हैं। एक प्राथमिक जनन नर जनन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें वृषण आता है। ठीक है, टेस्टिस, एक नलिका आती है, डक्ट सिस्टम, और एपिडिडाइमस आता है जो टेस्टिस के ऊपर एक होती है, अधिवृषण जिसे बोलते हैं, और शुक्र वाहिनी या मूत्राशय। अभी हम सब चीज पढ़ेंगे। आगे चित्र दिया गया है। सहायक ग्रंथियाँ, प्रोस्टेट और ग्रंथि और शुक्राशय। वृषण टेस्टिस में पुरुष में प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ा वृषण उदर गुहा में से बाहर, यानी कि एक बाहर लटका, एक थैली में बाहर लटका। थैली जैसे संरचना वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। जो टेस्टिस होते हैं उनमें वृषण का क्या होता है, निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं वृषण क्या है। हमने सब देख लिया, अब हम देखते हैं आराम से। ये है आपका चित्र, आप देखिए ध्यान से इसको। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, आप चित्र देखिए, वृषण कहाँ है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये वृषण रहा। इनमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये क्या होते हैं, एक जोड़ा होते हैं, यानी कि दो होते हैं, और ये शरीर से बाहर लटके रहते हैं। ठीक है, और जो पाउच जो होता है जिसमें ये लटके रहते हैं, जिसके जो थैली, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। उस थैली को स्क्रोटम बोलते हैं। और ये तो शिश्न, जिसके माध्यम से शुक्राणु बाहर निकलते हैं, और इसके माध्यम से ही मूत्र बाहर निकलता है, इसे मूत्र मार्ग भी कहते हैं। और शुक्र वाहिनी, यानी कि अगर आप देखेंगे कि अगर शुक्राणु यहाँ बन गए हैं, यहाँ पर टेस्टिस में, तो इसके द्वारा ही जाएंगे कहाँ, यहाँ तक, इसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। समझ रहे, शुक्र वाहिनी भी कहते हैं। और मूत्राशय, यहाँ पर मूत्र जो है इकट्ठित होता है, जो एकत्रित होता है। देखिए आप, इसे बोलते हैं मूत्राशय। ठीक है, इसे बोलते हैं मूत्राशय। और मूत्र नली। ठीक है, और शुक्राशय, यहाँ पर शुक्राणु एकत्रित होते हैं, बनते यहाँ पर है और एकत्रित यहाँ पर होते हैं, यानी कि सेमिनल वेसल्स यहाँ पर होती हैं। एम्पिल्स, मलाशय, ये मलाशय है। ठीक है, ये जननांग से अलग अलग पार्ट है। प्रोस्टेट ग्रंथि ये रही। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि रही। ठीक है, हाँ, और काउपर्स ग्रंथि ये रही। एपिडाइमस ये रहा, जिसे बोलते हैं अर्धवृषण, ये है एपिडाइमस। ये आप अगर इन चीज़ों को ना याद कर पाए कोई बात नहीं, आप ये इम्पोर्टेंट ये वाले सब याद कर लें। आप ये इनको आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा बड़ा विषय नहीं रहेगा। मगर आप ये मूत्राशय कहाँ है, मूत्र वाहिनी कौन सी हैं, मूत्र मार्ग क्या है, शिश्न, स्क्रोटम और वृषण, अर्धवृषण, एपिडाइमस बोलते हैं, इनको आप जरूर करें। शुक्राशय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी चीज़ है ना, मूत्र नली, ये सब चीज़ें आप याद करके ही एग्ज़ाम में बैठे और इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, और ये आपके क्वेश्चन में आएगा, 101% आएगा। तो उसके बारे में हमने पूरी जानकारी जुटाई है। अब आगे देखिए क्या है। हाँ, ये देखिए आप, नलिका तंत्र। ठीक है, नलिका तंत्र क्या है देखते हैं। ठीक है, इसी का है पार्ट नलिका तंत्र। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेते हैं। हाँ, नलिका तंत्र, इसका कार्य वृषण में बने शुक्राणुओं को शरीर से बाहर पहुंचाता है। नलिका जो नलिका ही तो है, वो नलिका शुक्र नलिका या शुक्राणु अनेक नलिकाओं में होते हुए वृषण से बाहर स्थित एक जाति कुंडलित नलिका से बने एपिडाइमस, जो आपने बताया अर्धवृषण, जो टेस्टिस
टेस्टिस था और उसके ऊपर ऐसे कुंडली रूम में ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। दूसरे कलर से ले लें ताकि आप समझ में आए अच्छे तरीके से। ये टेस्टिस के ऊपर ऐसे ऐसे बने होते हैं, तो इन्हें अर्धविषुवत कहते हैं, इन्हें बोलते हैं एपिडिडाइमस में आते हैं। इसके अंतिम भाग से, हाँ, इसके अंतिम भाग से एक अपेक्षाकृत मोटी शुक्रवाहिनी निकलती है। शुक्रवाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर मूत्राशय से जुड़ा नली मूत्र मार्ग यूरेथ्रा से जुड़ जाती है और मूत्र तथा वीर दोनों हेतु एक साझा मार्ग है ना, दोनों हेतु लिखा हुआ है ना। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, दोनों हेतु एक साझा मार्ग, यानी कि एक देखो मूत्रवाहिनी और शुक्राणु दोनों एक ही होती है। साझा मार्ग यह शिश्न के रास्ते शुक्राणुओं को शरीर से बाहर पहुंचाती है। सहायक ग्रंथियां आप इनको पढ़ेंगे, सहायक ग्रंथियां सेमिनल वेसल्स, ये प्रोस्टेट ग्रंथि व स्राव शुक्राणुओं को पोषक पदार्थ तथा तैरने हेतु तरल पदार्थ माध्यम प्रदान करने का कार्य करती है। कौन सी? शुक्राशय जिसे बोलते हैं, सेमिनल वेसल बोलते हैं, शुक्राशय जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शुक्राशय। ये देखो ना शुक्राशय, ये क्या, ये सेमिनल वेसल्स होती हैं। ये तो क्या होती है, थोड़ी सी वैसे अवस्था में होती है, तरल अवस्था में कम होती है, थोड़ी सी सॉलिड अवस्था में होती है, यानी कि ठोस अवस्था में। जब ये इसमें सेमिनल वेसल मिल जाता है तो ये तैरने का माध्यम प्रदान करता है, कौन? शुक्राशय, और उसको पोषण प्रदान करता है, ठीक है, कौन? प्रोस्टेट ग्रंथियां शुक्राणुओं को पोषक पदार्थ तथा तैरने हेतु तरल माध्यम प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन ग्रंथियों को स्रव शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर सीमेन का निर्माण करते हैं, ठीक है, समझ गए? सीमेन का निर्माण करते हैं, समझिए। सीमेन क्या होता है? जो तरल पदार्थ जो मिल गया, शुक्राणु मिला हुआ है, ठीक है, वो सीमेन होता है, उसे बोलते हैं वीर, उसे बोलते हैं वीर, ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पूरे क्वेश्चन को लिया है, थोड़ा बड़ा जरूर मगर समझने की कोशिश करेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है और अवश्य आएगा। स्त्री जननांग का सचित्र वर्णन कीजिए। 2010, 12, 14 में आया हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। देखते हैं, मादा जनन तंत्र को निम्नलिखित अंग में प्राथमिक जननांग और अंडाशय। प्राथमिक जननांग में क्या अंडाशय आएंगे, ठीक है, क्या चीज़ आएंगे उनके बारे में हम देखते हैं, उनकी चीज़ें क्या क्या है। अंडाशय क्या है? ओवरी, देख रहे हैं आप, कहाँ ओवरी है? ये रही ओवरी, ठीक है, हाँ, ये अंडाशय है। तो देखते हैं क्या है। ओवरी या अंडाशय, स्त्री में प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ा अंडाशय होते हैं, और पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? टेस्टिस, वृषण, और स्त्री में क्या होते हैं? वो अंडाशय, ठीक समझ गए? हाँ, वेरी गुड। स्त्री में प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ा अंडाशय होते हैं, ये एक दो होते हैं, एक ये और दूसरा ये वाला, ठीक है, यानी कि दो होते हैं अंडाशय। ये अंडा आकार भूरे रंग की संरचनाएं उदर गुहा में स्थित होती हैं। अंडाशय में अंड कोशिका बनती है, क्या बोलते हैं? अंड कोशिकाएं बनती हैं। आगे चलते हैं, इसको ध्यान से देखो आप, हाँ देखिए आप, देखते हैं क्या है। हाँ, अंड भाई, यानी क्या है, इधर से आप देखेंगे, इधर से ही अगर वो अंडा से यानी तो इस अंडवाहिनी के द्वारा ही अंडे इधर जाएंगे, जो अंडाणु होंगे। ये अंडाशय है, ये गर्भाशय है, ये ग्रीवा है, ठीक है, ये योनि है, ठीक है, समझ गए योनि? चलिए आप चलते हैं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है। कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, आइए, तो ये हमने आप देख लिया। अब हम आगे देखते हैं क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पूरा पढ़ना पूरा है, नलिका तंत्र, ठीक है, क्या नलिका है पूरा आपको देखना है। अभी आपको सब समझाएंगे, निश्चिंत होकर आप रहिए, ठीक है। आइए देखते हैं नलिका तंत्र, ठीक है, देखिए आप नलिका तंत्र, नलिका तंत्र। स्त्रियों के नलिका तंत्र में फैलोपियन नलिका या गर्भाशय व योनि सम्मिलित है। फैलोपियन नलिका और गर्भाशय या योनि संबंध है, ये नलिका तंत्र में
आते हैं। आप समझिए कौन सी गर्भाशय, कौन सी नलिका तंत्र, आपको समझा दें कौन कौन से आपको देखो चित्र है तो जरूर बताएंगे। देखिए क्या है, समझते चलिए। आप देखिए इधर कौन सी है, फैलोपियन ये वाली होती है, फैलोपियन ट्यूब जिसे अंडवाहिनी बोलते हैं। दूसरा ये गर्भाशय वाली, तीसरी ये 3 नलिकाएं हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब अंडवाहिनी आपको बताया, ओविडक्ट जिसे फैलोपियन नलिका ही बोलते हैं, क्या उसका कार्य है देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अंडवाहिनी, प्रत्येक अंडाशय के पास एक कीप की संरचना होती है, इसे मुखिका कहते होती है, जो एक कुंडलित संकरी अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में खुलती है। अंडाशय में अंड इसी मुखिका के द्वारा नलिका में आता है। फैलोपियन नलिका में शुक्राणु द्वारा अंड का निषेचन होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन यानी कि फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन नलिका में शुक्राणु का निषेचन होता है। आइए फिर समझाते हैं आपको। देखिए ये नलिका है, क्या होता है अगर शुक्राणु यहाँ से आए अंदर, ठीक है, शुक्राणु यहाँ से अंदर आए, लेकिन ये फैलोपियन नलिका है, तो निषेचन की जो क्रिया होगी वो कहाँ, वो यहाँ आकर होगी। निषेचन जो होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं, गर्भाशय के बारे में देखते हैं। देखिए गर्भाशय के बारे में क्या है, दोनों ओर की फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर पेशीय नाशपाती के आधार का गर्भाशय बनाती है, यानी कि नाशपाती तरह उल्टा होता। ठीक है, और निषेचित अंड गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं। जो अंडा से निषेचन हो जाता है वो धीरे धीरे सरक के कहाँ पर गर्भाशय में स्थापित होता है और उसका विकास होता है, और यहाँ इसका विकास होता है। ठीक है, अब योनि, ठीक है, ये तो गर्भाशय हो गया। योनि आपको एक बार देखते हैं, फिर पढ़ते हैं उसके बाद। देखिए ये आप चित्र जरूर दिखाएं ताकि आपकी समझ सकें इस चीज़ को। देखिए ये तो हो गया गर्भाशय। यहाँ पर क्या होता, जो निषेचन होकर जो है ना, वो जो भी बच्चा बड़ा होता है वो यहाँ पर बड़ा होता है। और ये रही आपकी योनि, इसके द्वारा शुक्राणु प्रवेश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्या है योनि के बारे में दिया गया है। योनि, गर्भाशय का पश्च भाग नलिका रूपी पेशीय संरचना योनि कहलाती है। नलिका रूपी बाहर की ओर, और गर्भाशय का वह संकरा भाग जहाँ यह योनि से जुड़ा होता है ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है। ठीक है, जहाँ ऊपर जुड़ा। स्त्री में सहायक ग्रंथियाँ योनि का स्नेहन करती हैं, यानी कि उसको चिकना करती हैं, या स्नेहन मतलब उसको चिकना बनाती हैं। स्तन शिशु के पोषण हेतु दुग्ध निर्माण करती हैं, सहायक ग्रंथियाँ। ठीक है, सहायक ग्रंथियाँ ऐसा कार्य करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। निषेचन क्या है, और बाह्य निषेचन और अंत निषेचन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए निषेचन हमने जान लिया, दो युग्मकों का मिलना ही निषेचन कहलाता है। और बाह्य निषेचन और अंत निषेचन क्या होता है, ये आप हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, और निषेचन मैंने अभी बताया है। ठीक है, इसलिए इस पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। ठीक है, मैंने बहुत आसान बताया। अब हम देखते हैं अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या है। ठीक है, और ये काफ़ी क्वेश्चनों में आया भी है, 14, 15, 16 में देखो। अब देखिए अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, इन दोनों जनन के बारे में हम देखते हैं क्या है अलैंगिक जनन। एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति, ऐसी संतान की उत्पत्ति जिसमें एक ही जनक, या तो स्त्री या पुरुष है ना, इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो एक ही जनक होता है, माता की आवश्यकता नहीं होती है, तो अलैंगिक जनन होता है। समसूत्री कोश का विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका का मतलब द्विभाजन नहीं होता, कुछ समसूत्री होता है। ठीक है, और लैंगिक में क्या होता है, संतान की उत्पत्ति के लिए पर्याय जनकों का होना आवश्यक है ना, मेल और फीमेल का होना, स्त्री पुरुष का होना आवश्यक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें,
युग्म बनते हैं। निषेचन के पश्चात समसूत्री विभाजन होता है। पहले क्या होता है, अर्धसूत्री होता है, ठीक है। अर्धसूत्री मतलब आप समझ लीजिए, अगर मान लो जो मान लीजिए आप मानव में आप मान लो जो 23 जोड़े जो होते हैं, यानी कि 46 जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, उसमें से 23 जो होंगे माता के होंगे और 23 जो है पिता के आएंगे। वो जब जुड़ जाएंगे तब जो समसूत्री विभाजन होगा। इसे 2n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मान लो अगर लेकिन निषेचन में क्या आप देख सकते हैं, निषेचन आप ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप भ्रमित ना हो। जैसे x हो गया और x ये तो हो गया माता का, और एक्स वाई ये तो पिता का हो गया। लेकिन इसमें से क्या जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्या इसमें से एक्स चला जाएगा, इसमें से वाई चला जाएगा। तो ये जब ये जाएगा तो ये क्या अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब निषेचन हो जाएगा, जब मिल जाएगा, तो फिर दोबारा से एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। या यहाँ से एक्स चला जाए, यहाँ से एक्स चला जाए, तो जब ये जाएगा तो अर्धसूत्री होगा, और ये भी अर्धसूत्री होगा। जब इधर से जाएगा, जब एक्स हटा तो ये भी अर्धसूत्री हटा, ये भी अर्धसूत्री। जब मिल गया यहाँ आकर, जब मिल गए यहाँ पर एक्स जब मिल गए दोनों आकर, यहाँ पर ये भी एक्स मिल गया, ये भी एक्स मिल गया, तब ये समसूत्री विभाजन हो गया। समझ गए। हाँ चलिए, वेरी गुड। समझते चलिएगा, समझना बहुत जरूरी है। हाँ, निषेचन नहीं होता इसमें, और इसमें क्या निषेचन होता है, अर्धसूत्री। निषेचन के पश्चात समसूत्री विभाजन होता है और निषेचन होता है। संतान पूर्णतः जनक के समान होती है ना, कॉपी होती है बिल्कुल जैसा। इसमें संतान दोनों जनकों से भिन्न होती है, क्योंकि उन अलग अलग माता पिता अलग अलग प्रवास होते हैं, अलग अलग इस प्रकार से अलग अलग संतान जो है ना उत्पन्न होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, ये क्या सेम होते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसी जनरेशन होती है। तो इस प्रकार से हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को क्या किया, हमने कर लिया है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बार बार पढ़े। फर्स्ट पार्ट इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, आप उसको ज़रूर ले लें। ठीक है, और आप ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और पढ़ते रहिएगा। पेपर की तैयारी जमकर करिएगा, यही क्वेश्चन आपको नंबर 101% दिलाएंगे। बाय।